जी, तो जनाब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। पहला सेशन है हमारा, हम लोगों ने जो है सर्जरी स्टार्ट करनी है और एसोफेगस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हमारे ये टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद ये तमाम के तमाम टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कुछ बेसिक पॉइंट हैं एसोफेगस के हवाले से, उनको देख लेते हैं। तो ये कुछ वन लाइनर्स हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। एसोफेगस कोई ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो है वो खुराक की नाली को बोला जाता है, जो कि हमारे फेरेंक्स से स्टार्ट होकर स्टमक तक जाती है और फूड को जो है मूव करवाती है वहाँ वहाँ पे। और इसकी लेंथ के बारे में पूछा जाता है तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर कितना होता है यार? ये जो आप लोगों की कॉपियों के साथ आप लोगों ने स्केल रखे होते हैं वो 30 सेंटीमीटर का होता है, तो उसके साथ आप याद कर सकते हैं कि एक स्केल के बराबर इसकी लेंथ होती है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंडेड होता है, तो C6 से T12 तक। तो 6 और 12 ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। और इसका काम क्या होता है? फूड को लेकर जाना। ये कुछ बेसिक्स हैं, उसके बाद हम लोग केसेस की तरफ आते हैं। अच्छा यार, जब हम लोग एसोफेगस को देखते हैं ना, तो कुछ उसके पार्ट्स नैरो होते हैं। ठीक है, एक ऐसे ट्यूब नहीं होती कि बेसिकली ये स्मूथ ऐसे ट्यूब हो। कुछ उसके अंदर तंगियाँ होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो नैरो हो जाता है। उन पॉइंट्स को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो उन पॉइंट्स के एहतियात से हमें एंडोस्कोपी जब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, वो 3 पॉइंट्स होते हैं जो नैरो होते हैं। सबसे पहले पॉइंट का नाम है क्राइकोफेरेंक्स, और उसकी पूछी जा सकती है कि ये कितने सेंटीमीटर तक जो है वो उसकी डिस्टेंस होता है। तो दांतों से हम मेजर करते हैं, 15 सेंटीमीटर तक की होता है। टोटल लेंथ कितनी है एसोफेगस की? 25 सेंटीमीटर। तो दांत से हमारे पास इंसीजर, बेसिकली यहाँ पे अगर टीथ भी आपसे पूछे जाए कौन सा, तो 15 सेंटीमीटर। ये सब जो है रट्टे की बातें हैं, कोई इतना कंसेप्चुअल बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है अयोटिक आर्च, जहाँ से स्टार्ट होती है, और लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो जहाँ पे होता है वहाँ पे एक जो है वो हमारे पास होता है नैरोइंग, क्योंकि ये अयोटिक आर्च और ब्रोंकस इसको कंप्रेस कर रहे होते हैं। और तीसरा, जहाँ पे डायफ्राम जो होता है मौजूद होता है, वहाँ पे कंप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। तो इसके बाद 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो फेरेंक्स के पास होता है जिसको हम क्राइकोफेरेंक्स बोलते हैं। उसके बाद अयोटा जहाँ से गुजरती है वहाँ पे होता है, और एक तीसरा डायफ्राम जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे। ये 3 पॉइंट्स होते हैं और इनकी डिफरेंट लेंथ हैं फ्रॉम टीथ। ओके, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है कि कुछ हिस्टोलॉजिकल पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये भी पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास इसकी एपिथेलियम कौन सी होती है एसोफेगस की। तो आप लोगों ने याद रखना है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आगे जाके एक कंसेप्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं पैराटेसोफेगस, वहाँ पे हमें ये हिस्टोलॉजी का पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो है वो कलमनार के अंदर चेंज हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास ये ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए यहाँ पे एपिथेलियम कौन सी होती है। नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब, केराटिनाइज्ड कहाँ पे होती है? केराटिनाइज्ड हमारे पास स्किन के ऊपर होती है, जिसके ऊपर बाल होते हैं, जिसके ऊपर कुछ उगा होता है, उसको हम केराटिनाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड होती है ऑफ कोर्स, और स्मूथ होती है, इसीलिए नॉन केराटिनाइज्ड लिखा हुआ है। फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, डैमेज से, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड्स का मतलब एक मोटी तह होती है। स्ट्रेटिफाइड्स का मतलब होता है मोटी तह। ठीक है, अच्छा। और नो केराटिन लाइक स्किन, स्किन के ऊपर होता है, स्किन के ऊपर आपको पता है केराटिनाइज्ड होती है। आगे हमारे पास पूछा जाता है कि मसल की कौन सी टाइप है एसोफेगस के अंदर पाई जाती है। अगर मैं एसोफेगस को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करूँ, ये 3 हिस्से हैं, तो पहला हिस्सा जो ऊपर ऊपर वाला होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड वॉलंटरी मसल, यानी कि यहाँ पे स्केलेटल मसल टाइप के मसल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कंट्रोल करते हैं। जब आप निगलते हैं तो निगलने का पहला प्रोसेस जो होता है वो आपके इख्तियार में होता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड वॉलंटरी मसल मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारा ट्रांजिशन जोन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं मसल। और एंड पे हमारा लोअर 1/3 होता है, वहाँ पे स्मूथ मसल होते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो दरमियान वाला हिस्सा क्या होता है? ट्रांजिशनल जोन। सबसे ऊपर स्ट्रेटिफाइड वॉलंटरी कंट्रोल होता है उन मसल्स के ऊपर हमारा। स्टार्ट ऑफ द, जब हम
जो है खुराक को निगलते हैं, तो स्टार्टिंग का प्रोसेस जो होता है वो इन्हीं मसल्स के कंट्रोल के अंदर होता है। उसके बाद जो है वो ट्रांजिशन जोन और फिर स्मूथ मसल जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते। पूरा JIT स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। ओके, कुछ खास बातें हैं एसोफेगस के हवाले से जो इसको यूनिक बनाती हैं JIT के डिफरेंट पार्ट से। तो सबसे पहले तो हमारे पास इसके ऊपर कोई सिरोज़ा नहीं होती। तो हमारे पास सिरोज़ा क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। बाकी JIT के अंदर सिरोज़ा मौजूद होती है, इसके ऊपर नहीं होती। इसलिए जब कैंसर होता है वो भी बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन होती है उसके भी फैलने के चांसेस होते हैं। तो सिरोज़ा एसोफेगस के अंदर नहीं होती। नो विलाय। विलाय क्यों ज़रूरी होते हैं? विलाय इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं जिनका काम होता है खुराक का अब्जॉर्ब करना। यहाँ पे कोई खुराक अब्जॉर्ब नहीं होती। तो खुराक हज़म करने के लिए क्या चाहिए होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम की सिक्रीशंस। तो सिक्रीशंस भी नहीं होती, ना हज़म हो रही है ना जज़ब हो रही है, ठीक है। और नो मायंटेरिक प्लेक्स सॉरी मीजनर प्लेक्सिस। मीजनर प्लेक्सिस किसके लिए यूज़ होता है? मीजनर प्लेक्सिस हमारे पास होता है जो कि ग्लैंड्स को इनिशिएट करता है, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस बनाता है। तो मैंने आपको बताया कि कोई सिक्रीशन नहीं हो रही यहाँ पे, तो मीजनर प्लेक्सिस भी नहीं होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है MCQ कि कौन सी प्लेक्सिस नहीं होती। पूरे JIT के अंदर हमारे पास मीजनर और बैक प्लेक्सिस दोनों होते हैं, लेकिन एसोफेगस के अंदर मीजनर प्लेक्सिस नहीं होती। मीजनर प्लेक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? सबम्यूकोजल प्लेक्सिस, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ऑरबैक प्लेक्सिस। ऑरबैक प्लेक्सिस यहाँ पे मौजूद होती है। और क्यों होती है? क्योंकि ऑरबैक प्लेक्सिस का काम क्या होता है कि वो मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो ऑरबैक प्लेक्सिस यहाँ पे ज़रूर मौजूद होती है क्योंकि पेरिस्टाल्सिस होना यहाँ पे होता है, ठीक है। इस वजह से ऑरबैक प्लेक्सिस हमारे पास ज़रूरी होती है यहाँ पे। ऑरबैक प्लेक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? मायंटेरिक प्लेक्सिस, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीक़ों से आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है वो काफ़ी हाई होती है इन लैमिना प्रोपरिया, जिसकी वजह से कैंसर जो है वो लिम्फेटिकली फैल सकता है। अगर एसोफेगस का कैंसर होता है तो वो लिम्फेटिक के ज़रिए फैलने के ज़्यादा चांस होते हैं क्योंकि इट इज़ इनरिच्ड विद लिम्फेटिक ड्रेनेज। आगे कुछ इमेजेस हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए कुछ कंसेप्ट को पॉलिश करने के लिए। ये सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को देखें। ये वो तंगी है जिसकी मैंने अभी आपको बात की है कि वो स्टार्ट में होती है, ठीक है। ये वो वाली तंगी है क्राइकोफेरेंक्स के ऊपर। उसके बाद ये देखें यहाँ पे एओर्टा आ रही है और ये बाइफरकेशन हो रही है ट्रेकिया की, ठीक है। और इसको बोलते हैं करीना, ठीक है। ये पार्ट का नाम क्या है? करीना। और यहाँ पे दूसरी हमारे पास तंगी होती है, ये कंप्रेशन डाल रही है, ठीक है। और आगे जाके एक डिजीज़ पढ़ेंगे कि यहाँ से आर्टरी निकलती है, वो क्या करती है? इसकी कंप्रेशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ होती है, वो आगे जाके हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डायफ्राम होता है। डायफ्राम से जब ये गुजर रहा होता है, तीसरी तंगी होती है। फिर जनाब एनाटॉमिकली, फंक्शनली और सर्जिकली इसकी डिवीजन्स होती हैं। डिफरेंट नाम होते हैं, कहीं पे क्या लिखा होता है, कहीं पे क्या लिखा होता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं। एनाटॉमिकल डिवीजन क्या है जनाब? सर्वाइकल, थोरेसिक और एब्डोमिनल, ये 3 डिवीजन है एसोफेगस की, ठीक है। सर्वाइकल जो होगा वो ऊपर वाली साइड पे होगा, थोरेसिक जो थोरेसिक रीजन के अंदर होगा, एब्डोमिनल ये नीचे वाली साइड पे होगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल डिवीजन क्या है? अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, फिर ट्यूबुलर पार्ट और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ पे होता है? यहाँ पे नीचे होता है। अपर कहाँ पे होता है? ऊपर होता है। और दरमियान में ट्यूबुलर पार्ट होता है। ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। सर्जिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? प्रॉक्सिमल, सर्वाइकल, थोरेसिक, ये ऊपर वाले हिस्से होते हैं। उसके बाद डिस्टल थोरेसिक स्टार्ट हो जाता है और एब्डोमिनल स्टार्ट होता है। ये सर्जरी जब हम देखते हैं उसके अंदर ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। ये तमाम की तमाम टर्म्स जो है ऑन डिपेंड करती हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे लिखा होता है कि जनाब थोरेसिक पार्ट ऑफ एसोफेगस, कहीं पे लिखा होता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ एसोफेगस, कहीं पे लिखा होता है डिस्टल थोरेसिक, कहीं पे एब्डोमिनल पार्ट। तो घबराने वाली बात नहीं होती। ये सारी ये एक ही पॉइंट होते हैं बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे एक और इमेज है हमारे पास। ये थोड़ी सी अच्छी इमेज बनी हुई है तो इसको मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा है। ये देखें क्राइकोफेरेंक्स पार्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं आप तंगी। उसके बाद सेकंड पार्ट है करीना के ऊपर। करीना क्या था? जहाँ पे ट्रेकिया दो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो रहा था। यहाँ से ट्रेकिया आता है और यहाँ पे दबाव डालता है और यहाँ पे एओर्टिक आर्च भी होती है। सेकंड तंगी यहाँ पे और थर्ड जो है वो डायफ्राम के ऊपर मौजूद है। क्लियर हो गया? अब जनाब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक्स के ऊपर जिनके अंदर हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है हर चीज़? ओके, अब हम आगे अपने डिजीज़ की तरफ मूव करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारी कैसे कैसे पेशेंट प्रेजेंट। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो था वो GERD था। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है GERD का।
मिडिल एज बंदा होगा, मोटापा चढ़ा होगा उसे, हर्ट बर्न के साथ आपके पास आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब मेरे जो है ना यहाँ सीने के अंदर बड़ी जलन होती है और खाने के बाद ये ज़्यादा होती है और जब मैं लेटता हूँ तब भी होती है। और कभी कभार कोई डॉक्टर से या कुछ वैसे ही मैं जब एंटासिड्स खाता हूँ तो मुझे रिलीफ मिल जाता है। दिस इज़ द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ गट। इसमें से कोई चीज़ मिस भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ये केस आएगा। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जैसे ही वो कहेगा ना 50 ईयर ओल्ड मिडल एज ओबीस मैन विद हर्ट बर्न, तो आप लोगों को क्लिक होना चाहिए कि गर्ड का पेशेंट जो है वो आने लगे आपके पास। केसेस क्या होते हैं, अब मैं वो केस नहीं लिखूंगा, वो अंडरस्टूड है कि आप लोगों को पता होना चाहिए ऐसे ये पेशेंट आएगा, फ्लां 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 लिखेगा, आगे से वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। विच टेस्ट इज कंसिडर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग गट। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हो रही। सही। तो केस नंबर 1 है हमारे पास, विच टेस्ट इज कंसीडर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग गट। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, एनआरई के अंदर भी आता है और इधर उधर भी आता है। तो इसका आंसर ठीक कोई है। आप में से अगर बताना चाहे तो बता सकता है। सही। सही। 24-hour pH monitoring. यस, After that, बिल्कुल we'll go बिल्कुल for बिल्कुल। endoscopy दिस if इज there is any complication. यस, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड 24, नोट एंडोस्कोपी, नोट एंडोस्कोपी। 24 आवर pH monitoring is the gold standard. Which of the following is the इट्स first line? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इट्स PPI, प्रोटॉन PPI, पंप इनहिबिटर। Yes, PPF. PPI. Charlie option, proton pump inhibitor. Not antacid, not H2 receptor blocker, not scralfate। तो ये नहीं होंगे, हमारा जवाब ये होगा। ठीक है, तो यही मेन क्वेश्चन है जो कि हमारे पास गर्ड के रिलेटेड पूछे जाते हैं। एक वो पूछ, या तो वो साइड इफेक्ट पूछ लेता है, पीपीआई का साइड इफेक्ट क्या होता है, किडनी के ऊपर ये करती है, इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज़ करती है, या वो पूछ सकता है कि हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, तो पेशेंट को हम कहते हैं कि यार थोड़ा सा खाना पीना जो है वो खाने के बाद चला करो, ये वो उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तजाबियत, आम तजाबियत क्लियर होगी हमारे पास। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा एसोफेजियल डाइवर्टिकुला, जिसका क्वेश्चन अभी आया था, वो मिसिंग हो गया था, वहाँ पे लिखा गया। कैसे प्रेजेंट करेगा एसोफेजियल डाइवर्टिकुला का पेशेंट? हमारे पास ये प्रेजेंट करता है, एल्डरली पेशेंट होगा, हियाटोसिस के साथ आएगा, रीगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होगी और डिस्फेजिया के साथ आएगा। तो थिंक करना है ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम। ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम डाइवर्टिकुला की एक टाइप, उर्दू में अगर आम अल्फाज में मैं आपको समझाना चाहूँ, एक पेशेंट होगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं जो है वो कल सोया था रात को और सुबह मैं उठा हूँ तो मेरे मुंह के अंदर वो कोई खाने के टुकड़े आ गए हैं। ठीक है, और पता ही नहीं चला ये खाने के टुकड़े कहाँ से हैं, हालांकि मैंने गोश्त 2 दिन पहले खाया था या 1 दिन पहले खाया था, तो वो आज मेरे मुंह के अंदर आ रहा है और बड़ी बैड स्मेल होगी उसके मुंह में, और डिस्फेजिया, खाने में तकलीफ़ भी हो सकती है उसको। तो आप लोगों ने ये एसोफेजियल डाइवर्टिकुला की तरफ सोचना है। ठीक है, उसके बाद ये सारी की सारी बट कहानी अगर करा हम के, जैकट अगर अगर हम जैकट डाइवर्टिकुलम का सोचे तो उसमें तो हमारे पास लाइक आउट आउट पाउचिंग भी तो आएगी ऑन द हाँ, सर्विकल साइड। बिल्कुल बिल्कुल। आउट स्टेरिंग पाउचिंग साइड पे, नहीं, स्टेरिंग साइड पे आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट क्या लेकर आएगा, केस कैसे प्रेजेंट होगा, वो तो हमें पता है कि क्या होगा उसके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। पेशेंट क्या कह रहा है, पेशेंट कह रहा है मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, पेशेंट कह रहा है खुराक जो है वो मेरे हजम नहीं हो रही, पेशेंट कह रहा है कि मेरे पास जो है वो खुराक बाहर आ गई है। तो पेशेंट के हवाले से केस जो है ना वो तो हमें पता है कि वो क्या होगा, पीछे क्या कहानी क्या चल रही है, वो तो हमारे जानने की बात है। तो एमसीक्यूज़ में वो कहेगा कि जनाब इस तरह एक एल्डरली पेशेंट आया है, उसको बैड स्मेल हो रही है, फूड रीगर्ज हो रही है, डिस्फेजिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है। फिर आपने सोचना है कि जैंकर हो सकता है, फिर आपने सोचना है कि एसोफेजियल डायवर्टिकुलम हो। उसके बाद वो सवाल जो करेगा वो अब स्टार्ट होने लगे। वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसोफेजियल डायवर्टिकुला। तो बताएं जी, बी ऑप्शन जैंकर डायवर्टिकुला ऐसी है। जिंकल डाइवर्टिकुलम। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डाइवर्टिकुला क्या है? जैंकर डाइवर्टिकुला। और भी होते हैं जैसे कि ट्रैक्शनल और एपिफ्रेनिक, और इनके अंदर जाने की, डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशलाइजेशन के टॉपिक। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विच इन्वेस्टिगेशन बेस्ट कंफर्म द बेरियम एसोफेजियल स्वालो। डायवर्टिकुला? जी, बेरियम स्वालो। आई थिंक इट्स मैनोमेट्री, एसोफेजियल मैनोमेट्री। बेरियम स्वालो। नो, नो इट्स नो बैरो, मैनोमेट्री। इट्स बैरियम स्वेलो, क्योंकि वो शो करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, मैनोमीट्री क्यों करेंगे? मैनोमीट्री तो प्रेशर को डिटरमाइन करती है, यहाँ पे तो आउट पाउचिंग हुई हुई है, आपने वो अभी तो बताया। लेजिया के लिए है, जी जी, वो तो आगे आएगा। डिफ्यूज स्पाज्म के लिए। या
तो अगला सवाल है I जी, was wrong. ज़ेंकर डाइवर्टिकुला इज क्लासिफाइड एज। देखें डाइवर्टिकुला दो किस्म के होते हैं, एक ट्रू और एक होता है हमारे पास फॉल्स डाइवर्टिकुला, ठीक है। ट्रू It's डाइवर्टिकुला false और one, I think, B because B B two number. layers इसमें यस, two layers include नहीं होती, False यस, divertical इट non-linear इज़ दी cause आउट ऑफ answer फोर B बी में correct. टू ऑप्शन नहीं होती। फॉल्स अब डाइवर्टिकुलम वो दो होता है। मुझे याद क्यों? नहीं आ रही, मैंने क्योंकि शायद आज इसके से अंदर 6 महीने सिर्फ दो लेयर होती हैं, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा। पहले। ट्रू डाइवर्टिकुलम के अंदर ऑल द लेयर्स होंगी, ठीक है। लेकिन ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम इज अ टाइप ऑफ फॉल्स डाइवर्टिकुलम। क्लियर हो गया, ये भी पूछा जाता है ज़ेंकर के बारे में। उसके बाद हमारे पास पूछा जाएगा, ज़ेंकर डाइवर्टिकुला अराइज ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ विच मसल। जी, कौन से मसल के अंदर वीकनेस होगी तो ज़ेंकर डाइवर्ट आउट पाउचिंग क्यों हो रही है बेसिकली? Cricopharynx I think. यस, यस, ए ऑप्शन क्राइकोफेरिंजियस मसल के अंदर वीकनेस होती है, ठीक है। तो वेयर वी हैव द किलियंस डाइसेंस जो होता है यस, वो वहाँ थोड़ा पे वीक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम इन द मोस्ट पेशेंट। जी, फिर से ये सवाल है। A number. दोबारा देखो मतलब कि एंडोस्कोपी क्यों जैकर कर रहे हैं। डायवर्टिकुलम इज मोस्ट, अभी Wait seriously हमारा इन्वेस्टिगेशन बतानी है पहले, उसके बाद ट्रीटमेंट बताना। I think यस, D number. चार्ली ऑप्शन, डी। बेरियम स्वेलो, उसके बाद एंडोस्कोपिक मायोटोमी। Hmm. अभी आपने बताया हसन कि ये बेरियम स्वेलो से ही हमें इन्वेस्टिगेशन होती है, तो डाइवर्टिकुला की यार इन्वेस्टिगेशन बेरियम। सी नंबर ऑप्शन को मैंने देखा ही नहीं था यार, ये तो लास्ट में देख लिया हाँ मैंने कि बेरियम वाले भी है। चलो कोई बात जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ज़ेंकर डायवर्टिकुलम। तो इन्वेस्टिगेशन तो अभी आपने बताई थी कि बेरियम स्वेलो होता है, साथ में ट्रीटमेंट पूछा गया, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? मायोटोमी, एंडोस्कोपिक मायोटोमी मसल को जो है वो उसको उसकी प्रॉपर जगह पे लाया जाएगा, ठीक है। बांध देते हाँ हाँ। कुछ। हम्म, हम्म। अगला ये एक केस, लीनियर स्टेपलर के जरिए भी किया जाता यस, वो भी एक तरीका है। अगला है जी, केस नंबर 8 हमारे पास। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन दैट हैज़ डेवलप्ड आफ्टर द डायवर्टिकुला। जी, एस्पायरेशन निमोनाइटिस या है। एसोफेजियल। नमोनिया। एस्पिरेशन नमोनिया इसका जवाब है, लेकिन लेट जब आपसे नो, पूछा जाए तो आप लंग एब्सेस लगा सकते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो एस्पिरेशन नमोनिया पहला और उसके बाद लंग एब्सेस, ठीक है। इसके अलावा डाइवर्टिकुला से कोई बाहर से इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यही सवाल है जो मैंने आपको बता दिए ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम के हवाले से। क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी। इसके अलावा कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास मोटेलिटी डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोटेलिटी डिसऑर्डर्स। कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा? अडल्ट होगा, वो कहेगा कि आस्ता आस्ता जो है वो मुझे प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया हो रहा है, सॉलिड का भी और लिक्विड का भी। बैरियम सोलो करेंगे, उसके ऊपर हमें बर्ड बीक अपीयरेंस दिखाई देगी। क्या होता है ये? एकलेजिया कार्डिया, ऐसी ही। एक्लेजिया कार्डिया। तो ये मोटेलिटी डिसऑर्डर होते हैं कि मैंने आपको बताया कि एसोफेगस खुराक को लेकर जाता है, तो अगर उसकी मोटेलिटी ही डिस्टर्ब हो जाए, अगर वो सही तरीके से खुराक को लेकर ही ना जा पा रहा, उसको बोलते हैं मोटेलिटी डिसऑर्डर। तो खुराक आगे जाएगी नहीं जाएगी, तो खुराक आगे ना जाना उसको क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया, इम्प्रॉपर स्वेलविंग, ठीक है। तो डिस्फेजिया के साथ प्रेजेंट करेगा, और सॉलिड और लिक्विड की। और जब बेरियम स्वेलो करेंगे तो बर्ड वीक अपीयरेंस नहीं देगी, दिखाई देगी। और इसमें अगर अगर ये बात आ जाए ना कि लिक्विड की मतलब वो बहुत ज्यादा वो है आगे ना वो आगे सॉलिड से पॉइंट ज्यादा, आएगा। तो फिर वो कैंसर। नहीं नहीं, इसमें मैं आपको बताता हूँ, दो केसेस होते हैं। एक इसमें होता है वो जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ना, उसकी टोन हम्म, कमजोर हो जाती है, वो आप बिल्कुल ना नीचे से बंद हो जाता है। तो तो उस अभी और उस एक उसका वो कैंसर का गर्ड केस आता है। वो तो गर्ड ना, में होता है लोअर अभी इसोफेजियल नहीं नहीं, अभी स्फिंक्टर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती हैं। लाइक एक साइड पे कैंसर होता है या तो फिर वो बंद होता है। तो उसमें लाइक स्टेटमेंट्स डिफरेंट होती हैं। अगर आपके स्टेटमेंट में है ना कि पहले लिक्विड्स के लिए हो रहा है, फिर आपका होगा कैंसर। अगर आपके मतलब है क्वेश्चन में कि सॉलिड के पहले सॉलिड्स के, फॉरगेट द कॉन्सेप्ट आप करें।
तो अभी हम केस करते हैं, उसके बाद आप लोगों के ये कंसेप्ट पॉलिश हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एसोफेजियल मोर्टेलिटी डिसऑर्डर? जी बताएं, पहला सवाल। एक्लेजिया कार्डिया। एकलेजिया कार्डिया। जी एक्लेजिया कार्डिया, ये भी मोर्टेलिटी डिसऑर्डर है। डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म। नट हाँ क्रैकर ये भी, एसोफेगस भी मोर्टेलिटी डिसऑर्डर। एक्लेजिया कार्डिया ये भी तीनों है हाँ, लेकिन जवाब क्या है बिल्कुल। हमारा? एक्लेजिया कार्डिया ये मोस्ट कॉमन होता है, ना कि डिफ्यूज और ना कि नट का। और स्क्लेरोडर्मा तो कोई डिफरेंट कहानी, ये अब ठीक है सेकेंडरी काज है इसका। जी। और आगे बढ़ते डिफ्यूज हैं। एसोफेजियल स्पाज्म में तो वो बेरियम सॉलिड में वो दूसरा कलर, वो इसमें बर्ड बी के उसमें वो दूसरा साइन होता है, मैं भी वो भूल गया हूँ, क्या है जी उसका रेड नाम? टेल अभी अपेरस। अभी आएगा नहीं आगे, नहीं नहीं, अभी आगे आएगा। कोकटेल या क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन हाइपरमोर्टेलिटी डिसऑर्डर ऑफ एसोफेगस? जी बताएं आप। पर नट ये जिंक, ये वो है नट क्रैकर। नट क्रैकर, एग्जैक्टली। पिछला सवाल था कि मोस्ट कॉमन क्या है हमारे पास मोर्टेलिटी डिसऑर्डर, लेकिन जब वर्ड आ जाएगा हाइपर मोर्टेलिटी डिसऑर्डर तो जवाब क्या आएगा? नट क्रैकर। एक्लेजिया कार्डिया में हाइपर मोर्टेलिटी नहीं होती। क्लियर हो गया? तो ये जी याद रखना है आप लोगों ने। आगे है जी, व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोस एक्लेजिया कार्डिया? बेरियम जी बेरियम स्वॉलो। गोल्ड स्टैंडर्ड, अपर अपर जीआई जी एंडोस्कोपी, गोल्ड स्टैंडर्ड। मैनोमेट्री, मैनोमेट्री सॉरी, मैनोमेट्री, यस मैनोमेट्री यस, सॉरी। डी ऑप्शन, हाई रेजोल्यूशन मैनोमीटर। क्यों? प्रेशर का फर्क इंक्रीज हम लो, देखने के इंक्रीज लिए, लोअर यस स्पेशल स्टिंक्टर प्रेशर होगा इसमें। यस, इसीलिए हम मैनोमेट्री का करते हैं, ठीक है। प्रेशर जो है वो हम लोगों ने देखना होता है। तो आगे है जी, अ बेरियम स्वेलो इन अ पेशेंट विद एक्लेजिया कार्डिया रिवील अ कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस नोन एज? बर्ड बीक बर्ड अपीयरेंस, बीट। बर्ड बीक। बर्ड दूसरे में बीट। कॉक्स क्यू था, वो जी मैं भूल गया था। बर्ड बीक अपीयरेंस, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फॉर द सस्पेक्टेड एसोफेजियल मोर्टेलिटी डिसऑर्डर? जी इनिशियली क्या करेंगे? इनिशियली हम वो करेंगे, बेरियम swallow करेंगे। यस इनिशियल बेरियम। देखें, जब भी पेशेंट आपके पास आएगा डिस्फेजिया के साथ कि मुझे खाने में मसला हो, तो बेरियम स्वेलो हम लोगों ने करना है, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर सिम्टोमेटिक एक्लेजिया इन अ फिट पेशेंट? जी नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम नाइट्रेट्स चैनल कैल्शियम ब्लॉकर्स। नो ब्लॉकर्स। नो, इट्स नॉट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, इट्स हेलर द मायोटोमी। यस हेलर्स मायोटोमी विद फंडोप्लाइकेशन, दिस इज द आंसर। यस, यस ये ट्रीटमेंट ऑफ सबसे चॉइस। सबसे ये तो बेस्ट ट्रीट, फार्माकोलॉजिकल है, यस वो ऊपर फार्माकोलॉजिकली वाला अगर आप, फार्माकोलॉजिकल है। यस नहीं फार्माकोलॉजिकली नहीं, ये अगर आप देना, मायोटॉमी तो सर्जरी में ही आएगी ना, हेलर्स मायोटॉमी तो। जी हाँ ये सर्जिकल है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ये जी। वो फार्माकोलॉजिकल था। आगे है जी हमारे पास केस, 55 साल का बंदा है, प्रेजेंट विद इंटरमिटेंट चेस्ट पेन एंड डिस्फेजिया इन बोथ साइड, बोथ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ईसीजी एंड कार्डियक वर्कअप आर नॉर्मल। बेरियम स्वेलो शो कॉक स्क्रू अपीयरेंस, मोस्ट लेट्स लाइकली। बिलीव डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म, यस इसोफेजियल डिफ्यूज स्पाज्म। यस, बीटा ऑप्शन, डिफ्यूज एसोफेजियस। देखिए अगर वो आए हमारे पास एक्लेजिया कार्डिया, उसके अंदर हमारे पास बेरियम स्वेलो के अंदर कोई और अपीयरेंस होती है, और जैसे ही कॉर्क स्क्रू आए वो हमारे पास डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म के अंदर फॉल करेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर है डिफ्यूज एसोफेज, जहाँ पे भी कॉर्क स्क्रू आया डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म आप लोगों ने लगा देना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बैरेट एसोफेगस। जी बैरेट एसोफेगस का पेशेंट कैसे आएगा? बहुत लंबी हिस्ट्री होगी गर्ड की, गर्ड की काफ़ी लंबी स्टैंडिंग हिस्ट्री है गर्ड इसका कॉम्प्लिकेशन है। जी। और हम बायोप्सी करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि वो जो नॉर्मल अभी मैंने हमारे आपको पास बताया स्क्वेमस एपिथेलियम कलमनार रिप्लेस एपिथेलियल हो में जाएगी, चेंज हो जाएगा। हाँ कलमनार नॉन एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड से कन्वर्ट हो जाएगा कॉलमनर। तो इसे हम यस कॉलमनर मेटाप्लेजिया भी कहते हैं ना। बायोप्सिया में यस, हमारे पास वो होगा, इंटेस्टाइनल एनालिसिस में मेटाप्लेजिया भी पूछते बोलते हैं हैं, सेल बिल्कुल। वगैरह। इंटेस्टाइनल गोबलेट सेल बायोप्सी में जी मौजूद होंगे। केस है जी, बैरेट एसोफेगस इन्वॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, जी बताएं। स्क्वेमस टू सी। कलमनार एपिथेलियम, नहीं नहीं, बी नंबर, जी बी सक्वेमस बी नंबर, बी। बी ऑप्शन, बी बी। बी नंबर, नॉर्मली दो स्क्वेमस होती दूसरा। है वो कलमनार में तब्दील हो जाए, बिल्कुल। बी नंबर, बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जो हमारे स्कॉर्पियन। पास गर्ड है, सॉरी। गर्ड, कॉम्प्लिकेट ये गर्ड है। बिल्कुल गर्ड। स्मो- हाँ, इसका अल्कोहल के साथ या स्मोकिंग, इन इन्वेस्टिगेशन दोनों ऑफ से किसी चॉइस, के साथ नहीं है।
वो हमारे पास है सी इंडोस्कोपी विद बायोप्सी। सी यस, बायोप्सी करेंगे ही तो हमें समझ आएगी कि ट्रांजिशन हुई हुई है स्क्वेमस की कलमनार के अंदर। बैरेट एसोफेगस इंक्रीज द रिस्क ऑफ विच कैंसर? जी, दो कैंसर होते हैं एसोफेगस के, स्क्वेमस और एडिनो। सी और डी तो गया ना, ए और बी में से चूज कर। ये हमारे पास जो है एडिनो एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा। कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा। जी, एडिनो कार्सिनोमा, बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हो गया, बैरेट एसोफेगस में से इससे अलावा कोई सवाल नहीं आएगा। आगे है जी हमारे पास कैंसर ऑफ कैंसर एसोफेगस। हाँ जी, डरते हैं लोग इससे, क्या वजह? टॉपिक से डरते हैं। स्मोकर होगा जी, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, पहले सॉलिड का फिर लिक्विड का। वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी हो सकती है जब एडवांस केसेस होगा और लोकेशन के हिसाब से। तो ये हमारे पास कैंसर ऑफ एसोफेगस आपने सस्पेक्ट करना है। चलें क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसोफेजियल कैंसर वर्ल्ड वाइड? जी, एडिनो कार्सिनोमा। वर्ल्ड वाइड। ये हमारे पास है स्क्वेमस सेल। यस, बीटा ऑप्शन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज वर्ल्ड वाइड फेमस। अगला सवाल, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कौन सा होता है? एडिनो। नो, यस, एडिनो होता है। स्मॉल एडिनो या स्मॉल है इन दोनों में। एडिनो कार्सिनोमा जी। एडिनो कार्सिनोमा का ये होता है कि खुशहाल लोगों के अंदर होता है, तो वेस्ट खुशहाल है इसलिए खुशहाल लोगों के अंदर एडिनो कार्सिनोमा होता है। अच्छा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द? जी, लोअर थर्ड। स्क्वेमस सेल मिडल थर्ड। अपर थर्ड भाई, अपर अपर थर्ड। थर्ड, ठीक है, अपर थर्ड। अगर फुली करेक्ट कहा लोअर जाए तो ऑप्शन। मिडल थर्ड होता है, लेकिन चलो अपर थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। लोअर थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं, ना गैसो एसोफेगियल जंक्शन है ना पाइलोरस है, तो मिडल थर्ड होता तो वो बेस्ट था। अपर थर्ड है तो फिर भी ठीक है। अच्छा, आगे है जी। अच्छा, बाय द वे, लोअर थर्ड जब आएगा, जवाब कब आएगा? जब एडिनो कार्सिनोमा होगा। एडिनो कार्सिनोमा लोअर थर्ड, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अपर थर्ड। क्लियर? आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एडिनो कार्सिनोमा? अभी बताया मैंने, अभी पिछला टॉपिक। ये हमारे पास बेरेट इसोफेगस है। बेरेट जी, बैरेट इसोफेगस। बैरेट एसोफेगस। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस, डिस्टेंट मेटास्टेसिस, ये कैंसर एसोफेगस के फैलते कौन से हिस्से में है बॉडी के सबसे ज्यादा? आई थिंक ब्रेन और किडनी। जी, कोई और? लिवर। जी, बिल्कुल करेक्ट, लिवर। या लिवर इज द मोस्ट कॉमन डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ब्रेन दूर है, बोन दूर है, किडनी दूर है, लिवर पास पड़ा हुआ है तो उधर ही फैलेगा। ठीक है, ठीक हो गया। आगे है जी। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ एसोफेजियल कैंसर, डिस्फेजिया के साथ पेशेंट आ रहा है, अभी कोई अपर कन्फर्मेशन जीरो नहीं है। एंडोस्कोपी। ये बैरियम एंडोस्कोपी होगी स्वेलो, शायद। बैरियम स्वेलो, जब भी डिस्फेजिया के साथ पेशेंट ने आना है आपने बैरियम स्वेलो लगाना है। यहाँ पे डिस्फेजिया देखोगे, बैरियम स्वेलो, डिस्फेजिया बैरियम स्वेलो। ठीक है। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हाँ वो एसोफेजियल कैंसर? एप्पल कॉर्ड अपीयरेंस हो। यस, एप्पल कॉर्ड अपीयरेंस, ये अच्छा पॉइंट आपने याद है। व्हाट इज द एंडोस्कोपी विद बायोप्सी। यस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है जी एंडोस्कोपी विद बायोप्सी। अगला सवाल है जी, मेटास्टेसिस को चेक करने के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि फैला हुआ है कैंसर की? अभी पेट हमने सीटी कहा कि स्कैन। लिवर पेट की पेट तरफ फैलता है, तो कैसे हम? यस, पीटी से सीटी होगा। पेट सी सीटी ऑप्शन, स्कैन। पेट सीटी। यस, पेट सीटी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ पेशेंट हैज कंफर्म्ड एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा, कंफर्म हो गया है, मेटास्टेसिस नहीं है, ट्रीटमेंट बताएं जी। यानी कि ट्रीटमेंट ही पूछ रहा है बेसिकली, क्या होता है इनका? सर्जिकल रिसेक्शन आई थिंक होगा, यस, सर्जिकल क्योंकि रिसेक्शन और साथ मेटास्टेसिस में नहीं हुआ है ना। कीमोथेरेपी देते। तो मेटास्टेसिस से पहले हम सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे। यस, करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इन्वेस्टिगेशन इज मोस्ट यूजफुल टू असेस डिस्टेंस मेटास्टेसिस? ये हो गया मेरे ख्याल से, पेट स्कैन। ये हाँ हो हाँ, गया ये इसको। हुआ है पेट सीटी स्कैन। ओके यार,
इसके अंदर एसोफेजियल कैंसर के अंदर एक चीज़ जो मैंने मिस की है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग पढ़ लें। TNM क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ लेनी है, वो उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आ जाएगा। बाकी 90% हम लोगों ने कैंसर ऑफ एसोफेगस इसी में से सवाल आते हैं कि स्क्वेमस कहाँ पे होता है, उसका क्या काज है, डीनो कहाँ पे होता है, उसकी साइट क्या है, और ट्रीटमेंट क्या है, और इन्वेस्टिगेशन क्या है, और डिस्टेंस मेटास्टेसिस, ये सारे पॉइंट हमने कर लिए। आगे है जी हमारे पास टॉपिक्स के नाम है प्लमर, विंसन और श्वार्ट्ज की रिंग्स जो है, ठीक है। प्लमर विंसन कैसे आएगा? मिडिल एज वुमेन होगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, डिस्फेजिया होगा और एसोफेजियल वेब होंगे इसके अंदर, ठीक है। इसमें आयरन पर डेफिशिएंसी नीचे के तो साथ इसका कनेक्शन होगा, ठीक है। और श्वार्ट्ज की रिंग्स जो होंगे वो इंटरमिटेंट डिस्फेजिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, सॉलिड ओनली के साथ, और ड्यूरिंग ईटिंग स्टीक्स वगैरह खाएगा उसके बाद भी होता है, तो इसका हम स्टीक हाउस सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। केसेस के ऊपर आते हैं। क्लासिकल ट्रायड, प्लमर विंसन का सबसे मशहूर सवाल, ट्रायड बता दें जी प्लमर विंसन का क्या होता है। अभी बताया मैंने कैसे पेशेंट है। प्लमर विंसन का एसोफेजियल वेब डिस्फेजिया एसोफेजियल वेब और हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन यस डेफिशिएंसी एनीमिया और ये यस, बी पेलेग्रा ऑप्शन, पेलेग्रा इसको बी ऑप्शन, नहीं नहीं, यस वो तो दूसरा पेलेग्रा, सेकंड सॉरी। ऑप्शन डी। बी डी ऑप्शन। ऑप्शन है, हाँ। और ये ख़ास किस्म की वेब्स होती हैं। वेब से क्या मुराद है कि एसोफेगस के अंदर जो है वो कुछ झुर्रियाँ सी बनने लग जाती हैं, ठीक है। जाले जाले लगा लें आप, जाले बनने लग जाते हैं जिसकी वजह से खुराक सही तरीके से जा नहीं पाती। लेकिन ख़ास बात ये होती है इस डिजीज़ के अंदर कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होता है। जैसे ही आप आयरन देते हैं ये बंदा ठीक हो जाता है। क्लियर। आगे है जी श्वार्ट्ज की रिंग किससे मिलके बनी होती हैं। ये भी वही कंसेप्ट है, ये भी रिंग्स थोड़ी मोटी होती हैं और थोड़ी जो है ज़्यादा मिकोजा सब मसल, मिकोजा यस दोनों से, मिकोजा और सब मिकोजा दोनों से। अच्छा, आगे श्वार्ट्ज की रिंग की जो है ना टाइप होती हैं, सबसे कॉमन टाइप उसकी होती है श्वार्ट्ज की ABC, दो टाइप्स होती हैं, और वो उसकी लोकेशन बता दें जी कहाँ पे होती है जी। बी मेरे ख्याल से होती है सी ये गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे होती एसोफेजियल जंक्शन। यस, है नॉट दोबारा से। ऑप्शन सी। गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन नो, थर्ड वन क्राइको फेरिंजिस मसल, आई थिंक ये वाला बी है। होगा फिर देखें इसके अंदर मैंने आपको कहा कि ये तीन हमारे पास टाइप्स हैं, तो एक जो टाइप ए होगी वो हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के ऊपर होगी, बी जो है वो अबव होगी, ए जो है वो हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के अबव होगी, और प्रॉपरली गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के ऊपर जो होगी वो बी होगी, और उससे दूर गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के वो टाइप सी होगी। क्लियर हो गया। तो अब देखिए आप लोग कहाँ पे, ना ये होगी ना ये होगी ना ये होगी, ऑप्शन सी डी। ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर तो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के ऊपर होगी तो ए टाइप होगी, अगर इसके ऊपर होगी तो बी टाइप होगी, अगर इससे नीचे होगी तो सी टाइप होगी। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है? बी। बाकी तो ऑप्शन ही कोई नहीं। तो ठीक कह रहे थे आप लोग। अच्छा, आगे है जी बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सिम्टोमेटिक श्वार्ट्ज जी। इसोफेजेक्टमी एसोफेजियल डायलेशन, आई थिंक। नहीं नहीं ये इसोफेजेक्टमी होगा क्योंकि ये जो इसोफेगस की लेयर्स है ना ये मोटी हो जाएंगी तो हम नहीं, लाइक ये तो आखिरी ऑप्शन है कि आप एसोफेगस ही बंदे का निकाल लें, पहले भाईजान डायलेशन करेंगे उसके लिए। एसोफेजियल डायलेशन है ना, यस, एसोफेजियल डायलेशन। निकाल ही लेना है एसोफेगस, इतना भी मसला नहीं है। पहले हम उसे डायलेट करने की कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। तो ये हमारे पास प्लमर विंसन में से और श्वार्ट्ज की रिंग में से इतना ही पूछा जाता है। आगे है जी हमारे पास एक बड़ा ही अजीबो गरीब सा टॉपिक जिसको बोलते हैं डिस्फेजिया ल्यूसोरिया। ल्यूसोरिया यंग पेशेंट होगा, कंजेनिटल डिस्फेजिया, ठीक है, और इमेजिंग शो करेगी एबेरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी। बेसिकली होता क्या है, वो जब हम नैरो पार्ट की बात कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक आर्टरी आके उसको दबा देती है ज़्यादा, तो ये वही केस है। एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एबेरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी, वो अगर इसको दबा दे एसोफेगस को तो इसको बोलते हैं डिस्फेजिया ल्यूसोरिया जी। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आर्टरी कौन सी है इसको दबा रही जी। बी बी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ट्रीटमेंट क्या होगा? तो क्योंकि ये हमारे पास किसकी डिजीज़ है, आर्टरी का मसला है, ऐसी ये सी सी
यस आर्टरी की करेक्शन होगी। ऑप्शन सी। यस, करेक्शन ऑफ द आर्टरी। आगे है जी हमारे पास आखिरी हमारा आज का टॉपिक जो कि है एसोफेजियल परफोरेशन। ठीक है, कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा? फोर्सफुल वोमिटिंग, वोमिटिंग इतनी ज़ोर से हुई कि उसका एसोफेगस ही फट गया बेचारे का, तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा? पेन के साथ, हवा भरी होगी उस जगह के ऊपर जिसका हम क्रेपिटस बोलते हैं, सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा बोलते हैं। चेस्ट एक्सरे के ऊपर हम देखेंगे तो मीडियस्टाइनम के अंदर हमारे पास एयर भरी होगी, बोराप तो सिंड्रोम। इसको बोलते हैं बोयर हैव सिंड्रोम। ठीक है, पर हम सबसे मोस्ट कॉमन यही कहा जाता है। बेसिकली बोयर हैव सिंड्रोम इट्स एटियोलॉजिकल टाइप ऑफ एसोफेजियल परफोरेशन। क्यों होती है बोयर हैव सिंड्रोम? अल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जब सर ये अल्कोहल पी खुराक लेते की नाली फट जाती है ना, हैं, यस जब आप अल्कोहलिक, अल्कोहल ज्यादा पी लेते हैं हाँ, या बोयर हैव सिंड्रोम इज खुराक क्लासिकली गलत विद खाते हैं। अल्कोहलिक पेशेंट। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एसोफेजियल परफोरेशन जी। एसिटेजियल परफोरेशन, हाइड्रोजेनिक इंजरी एट्रोजेनिक इंजरी, डॉक्टर और या खुद ही जख्म कर देता है। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो डॉक्टर जो ज़्यादा काबिल नहीं होते, प्रैक्टिस नहीं होती या होती भी है तो कुछ मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से परफोरेशन होने के चांसेस होते हैं। एट्रोजेनिक इंजरी इज़ द मोस्ट कॉमन काज। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन साइट अबव द कार्डिया ऑन द